हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लस्टर कंपाउंड। तो सबसे पहले क्लस्टर कंपाउंड होते क्या है कि मीन्स कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या रहे हमारे पास सेवरल मेटल एटम रही है, या फिर हम कह सकते हैं 2 और मोर देन 2 मेटल एटम हो हमारे पास, और वो क्या करे आपस में बॉन्ड बनाए, एक दूसरे से बाउंड हो वो, ठीक है, बाउंड टुगेदर हमारे पास। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर कंपाउंड हम कहेंगे। यहाँ पर देखो मेनली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमेशा ध्यान रखना कि जो क्लस्टर कंपाउंड में क्या बन रहा है, मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है, और हमारे पास काफ़ी मेटल मेटल बॉन्ड बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर हमेशा रहती है वो इस तरीके से रहती है, क्योंकि अगर कोई भी कंपाउंड है वहाँ पर एक मेटल मेटल बॉन्ड है, लेकिन उसके अलावा मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड भी हमारे पास है। तो जो ये बॉन्ड होते हैं वो इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि जो हमारा टोटल जो कंपाउंड हमारा हो वो क्या रहे, स्टेरिकली अनहिंड्रेड रहे हमारे पास, अनहिंड्रेड हमारे पास रहे, ठीक है। मीन्स वहाँ पर स्टेरिक क्राउड नहीं होना चाहिए, एक तरीके से वो स्टेबल होना चाहिए स्टेरिकली, ठीक है हमारे पास। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इस जो डिस्टेंस होगी वो इस तरीके से अरेंज होगी कि वो एक दूसरे से ज़्यादा रिपल्सन ना शो करे एक तरीके से, या फिर क्राउडिंग ना हो हमारे पास कंपाउंड के अंदर, ठीक है। दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जो भी क्लस्टर कंपाउंड होता है उसके अंदर जो MLN फ्रेगमेंट हमारे पास है ये हमेशा क्या रहती है, अनस्टेबल रहती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कभी भी क्या करेगी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करती। लेकिन जो क्लस्टर कंपाउंड हमारा होता है वो हमेशा क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है हमारे पास, ठीक है। तो जो फ्रेगमेंट होती है वो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगी, लेकिन जो क्लस्टर कंपाउंड है वो क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें OS3CO12 हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर देखें MLN फ्रेगमेंट जो है वो क्या है, CO4 हमारे पास है। तो ये क्या है हमारा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है, लेकिन जो ये कंपाउंड है ये क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। मीन अनस्टेबल फ्रेगमेंट से मिलके क्या बनता है, स्टेबल क्लस्टर कंपाउंड हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि जो स्टेबल ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड है, ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड, मेटल क्लस्टर कंपाउंड हमारे पास जो होते हैं इनको मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर, ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर्स, और सेकंड है हमारे पास इनऑर्गेनिक मेटेलिक क्लस्टर, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर है हमारे पास, इसमें क्या रहते हैं, मेनली MCON फ्रेगमेंट हमारे पास रहती है, ठीक है। और ये क्या रहती है, सफिशिएंटली अनहिंड्रेड रहती है, ताकि क्या कर सके, MM बॉन्ड को अप्रोच कर सके हमारे पास, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना जो ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर के अंदर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, जो क्लस्टर कंपाउंड है, उसमें जो मेटल होगी वो हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहती है। मीन्स हमारे पास क्या रहेगी, -1 0 +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है मेटल की हमेशा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो था क्लस्टर कंपाउंड हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनाइल, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर हमारे पास। जो ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर है मेनली वो 2 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं, मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर, ठीक है। इनको मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर, कार्बोनाइल क्लस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, LNCC भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, HNCC भी कहेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या है, लो न्यूक्लियरिटी जो कार्बोनाइल, फर्स्ट जो मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर बनाया गया था वो था हमारे पास Mn2CO10 हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर बनाया गया था। और मेनली जो है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर और हाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं मेटल के, और उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हम हमेशा ध्यान रखना कि लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा वो हमेशा जो लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर होंगे, इसमें कौन कौन से क्लस्टर आएंगे, जिसमें क्या रहे हमारे पास मेटल जो एटम है,
मेटल एटम या नंबर ऑफ मेटल जो हैं वो हमेशा क्या रहे, लेस देन इक्वल टू 4 हमारे पास अगर रहती है, कि जो मेटल हैं वो 4 या 4 से कम अगर हमारे पास रहे तो वो क्लस्टर कंपाउंड हमारे पास किस में आएंगे, लो न्यूक्लियोटिक कार्बोनाइल क्लस्टर में आएंगे। और अगर हमारे पास मेटल जो है, मेटल एटम हमारे पास क्या रहे, ग्रेटर देन 4 हमारे पास, ठीक है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, हाई न्यूक्लियोटिक कार्बोनाइल क्लस्टर के अंदर आ जाएंगे। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, क्या करते हैं मेनली, कैलकुलेट या कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड यूजिंग 18 एंड 16 इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्टाहेड्रल है हमारे पास, तो वहाँ क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है मेनली, और जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जहाँ आती है वहाँ क्या करता है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हमारे पास स्टेप रहेगा इसमें कि हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसे हम क्या कहते हैं, PVE हमारे पास, ठीक है। मेटल जो क्लस्टर कंपाउंड है उसमें हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। सेकंड हमारे पास, और इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, ए हमने कंसीडर कर लिया। सेकंड हमारे पास क्या है, बी हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो किसके इक्वल रहेगा हमारा, n इंटू 18 माइनस ए हमारे पास, कि जो n इंटू 18, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम है, 18 ए हमारा क्या है, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे वो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। अगर हमारे पास क्या है, b/2 जो है हमारे पास, कि बी की जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम 2 से डिवाइड जब करते हैं तो ये हमेशा क्या बताएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड हमें बताएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, A/N हम करते हैं, कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को n जो नंबर ऑफ मेटल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बताता है हमें कि पर मेटल कितने बॉन्ड हैं हमारे पास, पर मेटल mm बॉन्ड हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर ये वैल्यू क्या आई है, 18 आई है अगर हमारे पास, तो हमारे पास A/N अगर क्या है, 18 है, मीन्स हमारे पास कोई भी mm बॉन्ड नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। अगर ये वैल्यू क्या है, A/N की जो वैल्यू है ये कितनी है, 17 है, मीन्स क्या रहेगा, 1 मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल, कि हर जितनी भी जो मेटल है वो एक मेटल के साथ कम से कम बॉन्ड बनाएगी ही, ठीक है। उसके बाद अगर यही वैल्यू क्या रहे 16, तो क्या हो जाएगा, 2 मेटल मेटल बॉन्ड हमारे पास पर मेटल, ठीक है। अगर 15 हो तो क्या हो जाएगा, 3 मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, LNCC में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड की। अब एक एग्जांपल लेके कर देखते हैं, जैसे क्या है, Mn2CO10 हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो यहाँ से क्या है, टोटल 2 इंटू Mn के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, प्लस 10 कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, मीन्स कितने हो गए यहाँ से टोटल 14 प्लस 20 कितने हो गए हमारे पास, 34 हमारे पास हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया था, बी एक वैल्यू ली थी, वो क्या थी हमारी, n इंटू में 18 माइनस हमारे पास क्या था, TVE, हम मीन्स ए हमारे पास, तो यहाँ से क्या करेंगे, n हमारे पास क्या है, 2 इंटू में 18 माइनस क्या है 34, मीन्स क्या आ गया 36 माइनस 34 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हमारे पास हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 है तो क्या करेंगे, उसके बाद b/2 हमारे पास, मीन्स 2/2 हमारे पास, तो क्या आ गया 1 हमारे पास, मीन्स जो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड है वो कितने हैं हमारे पास, 1 मेटल मेटल बॉन्ड है। अब क्या था, A/N हमारे पास, तो A क्या है हमारे पास 34 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या है 17 हमारे पास, मीन्स क्या रहेगा कि यहाँ पर 1 मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, M मेटल मेटल बॉन्ड कितना 1 हो गया हमारे पास, तो MN ये हो गई हमारी, और ये CO 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 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम
निकाल सकते हैं कितने भी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये बुक में ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे क्या है हमारे पास CO2 CO18 है यहाँ पर, तो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए, ठीक है। TBE हमने यहाँ पर काउंट किए, यहाँ से क्या हुआ 2 इंटू में 9 प्लस 2 इंटू में 8 34 हमारे पास आ गए। तो B की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे सारे इस तरीके से, ठीक है। और ये हमेशा जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्या करेगा, ब्रीजिंग बनाएगा, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा तो सारे के सारे जो कार्बोनाइल होंगे वो कहाँ जाएंगे, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग कर लेना, कैलकुलेट कर लेना यहाँ पर, ठीक है, सारे देख लेना। देखो अब अगर हम बात करें LNCC की या HNCC की, तो यहाँ हमें क्या पता चलता है, मेटल मेटल बॉन्ड तो हमें पता चल जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है, जो हम LNCC है ये इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि जो कार्बोनाइल है हमारा वो टर्मिनल आएगा या फिर ब्रीजिंग आएगा हमारे पास, कि ब्रीजिंग कहाँ पर हो रही है या फिर टर्मिनल कार्बन कहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ये क्या करता है, मेटल मेटल बॉन्ड को तो प्रिडिक्ट कर देता है कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड हमारे पास आएंगे, लेकिन ये नहीं बता पाता कि कितने कार्बोनाइल हमारे पास टर्मिनल अटैच रहेंगे और कितने हमारे पास ब्रीजिंग के अंदर अटैच रहेंगे। देखो अगर हम बात करें कि जो कार्बोनाइल लिगैंड है वो ब्रीजिंग रहेगा, ब्रीज की लिगैंड जो है वो ब्रीजिंग में पार्टिसिपेट करेगा या फिर टर्मिनल रहेगा, ये कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेनली ये जो यहाँ पर जो है कि जो CO लिगैंड है हमारा, लिगैंड ब्रिज और नोट टू ब्रिज जो ये चीज़ है ये डिपेंड करता है मेनली स्टेरिक फैक्टर के ऊपर, फैक्टर पे, क्योंकि हम पहले ही क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड है, जो क्लस्टर कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, स्टेरिकली अनहिंड्रेड होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यही वजह है कि जो स्टेरिक फैक्टर है वही बताएगा कि हमारा जो कार्बोनाइल है वो ब्रीजिंग होगा या फिर टर्मिनल रहेगा हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले VCO6 हमारे पास है, तो VCO6 जो है ये क्या रहता है, सिंगल, सारे के सारे क्या रहते हैं, टर्मिनल फॉर्म के अंदर होते हैं। कभी भी जैसे VCO6 की अगर हम बात करें तो ये कभी भी डाइमर फॉर्म नहीं करता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही क्या करेगा, अगर डाइमर फॉर्म करेगा तो ये 7 कोऑर्डिनेटेड बन जाएगा। 6 तो ये हो गया, एक मेटल के साथ तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होने के साथ ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे Mn2CO10 है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर ब्रीजिंग होगी, जैसे मैंने सारे के सारे कहाँ है, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर दिए हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रीजिंग डालती हूँ और ब्रीजिंग डालने से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मेनली क्या है कि हमें हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है कंपाउंड की, कि अगर हमारा कंपाउंड स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अनस्टेबल हो रहा है तो वहाँ पर ब्रीजिंग नहीं हो सकती। और सिंपल आप इसका कोई रूल नहीं है कि इसमें होगी या इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपको आइडिया होगा। सिंपल जनरल रूल ये है कि अगर हम मूव करें, अगर हम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज होता है हमेशा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं हमारे पास डिसेंडिंगली ग्रुप हम जाते हैं हमेशा, तो जो CO लिगैंड की जो ब्रीजिंग कैपेसिटी है वो हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर हम देखें Fe हमारे पास है, Ru एंड OS ये एक ही फैमिली से हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें Fe2CO9 हमारे पास, Re2CO9 और OS2CO9 हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 जो कार्बोनाइल है वो ब्रीजिंग के अंदर रहते हैं, यहाँ पर क्या रहते हैं, एक एक कार्बोनाइल ब्रीजिंग के अंदर रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज करता है तो जो ब्रिज CO की जो ऑर्बिटल होती है वो मेटल के साथ इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। और इस वजह से जैसे जैसे MM बॉन्ड की क्या करेगी, लेंथ इंक्रीज करेगी, और ये लेंथ जब इंक्रीज करती है तो जो MC बॉन्ड है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो यहाँ से क्या होगा,
LMCC जो बॉन्ड है ये क्या होना हो जाएगा, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स वो ब्रिजिंग के अंदर स्टेबल नहीं होगा। तो जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज करता जाता है वहाँ से ब्रिजिंग कैपेसिटी कार्बोनाइल की क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास था LNCC। आपकी बुक में काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप वो एक बार चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, अब इसी में है 16 इलेक्ट्रॉन रूल। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए था, अब क्या है फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हमारे पास वही है कि हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जिसे हमने क्या कहा है, ए कहा है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या किया था हमने, n इंटू में 18 माइनस a हमने किया था। यहाँ पर क्या है, अब देखो स्क्वायर प्लेनर जो कंपाउंड होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में भी बताया हुआ है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा हमारा। तो n इंटू में 16 माइनस क्या होगा आपका, अब a होगा। यहाँ पर जहाँ पर भी पहले आप 18 यूज कर रहे थे, अब वहाँ पर क्या करोगे, आप 16 यूज करोगे। ठीक है, अगर b/2 है हमारे पास, ठीक है, ये क्या बताएगी, टोटल mm बॉन्ड हमें बताएगा, mm बॉन्ड हमें यहाँ पर बताएगा। ठीक है, उसके बाद a/n अगर आपका क्या है 16 है, मीन्स आपके पास कोई भी मेटल बॉन्ड नहीं होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स में। अगर ये a/n आपका क्या है 15 है, मीन्स आपके पास क्या रहेगा, 1 mm बॉन्ड रहेगा आपका पर मेटल। ठीक है, 14 है तो क्या रहेंगे, 2 मेटल बॉन्ड पर मेटल हमारे पास, और अगर यही 13 है तो 3 मेटल बॉन्ड पर मेटल हमारे पास। इस तरीके से सेम जैसे हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल किया था, वैसे ही हमारे पास क्या है 16 इलेक्ट्रॉन रूल है यहाँ पर। क्लियर है ये चीज़। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो क्या हो सकता है, जैसे N2 इथाइलिन आपके पास है, RH म्यू Cl, ये है ट्वाइस हमारे पास। ठीक है, सारे की ट्वाइस है हमारे पास। क्लियर है ये चीज़। तो देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो एक इथाइलिन के ऊपर क्या है 2 चार्ज हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, N2 है, मीन्स 4 इंटू में 2 आपके पास, प्लस RH भी क्या है, क्योंकि होल ट्वाइस है हमारे पास यहाँ। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू में 2 तो यहाँ हो गया, और होल ट्वाइस है तो क्या हो गया 4 इंटू में 2 हो गया। RH क्या है हमारी 1 है, लेकिन ट्वाइस है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 9 हमारे पास, और प्लस 2 इंटू में 3 हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर लेंगे, कितने हो जाएंगे आपके 32 आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब B की वैल्यू निकालेंगे, n इंटू में 16 माइनस a आपका, तो n क्या है आपके पास यहाँ पर 2 है, क्योंकि होल ट्वाइस है कॉम्प्लेक्स की, तो क्या हो गया 2 इंटू में 16 माइनस 32, तो आपके पास क्या हो गया 32 माइनस 32 मीन्स 0 आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद b/2, तो b क्या है आपका 0 है, 2 तो 0, मीन्स यहाँ पर क्या है कोई भी मेटल बॉन्ड नहीं है। मीन्स जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसे होगी, यहाँ पर RH जो Cl है वो क्या कर रहा है यहाँ पर ब्रिजिंग बना रहा है हमारे पास, Cl RH, और यहाँ पर क्या होगा आपका इन ग्रुप आ जाएगा दोनों साइड इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मेटल बॉन्ड है या नहीं है हमारे पास। सेम इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल भी हम यूज कर सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास क्या है नीटा 5 C5H5 आपके पास है WCOX आपका, और यहाँ पर क्या है ट्वाइस, और पूछ ले कि आपको X की वैल्यू निकालो क्या रहेगी, तो आपको वही करना है, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको आप क्या रख दोगे 36 यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, क्योंकि 2 मेटल है ना, यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, तो 18 की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पर 16, जो भी उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जो आता है उसी के अलोंग हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 36 के अलोंग हम इसे रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो एक मेटल है वो 18 इलेक्ट्रॉन को करेगी, तो यहाँ पर क्या है क्लस्टर कंपाउंड है, तो वो क्या हो जाएंगे 36 के इक्वल हो जाएंगे। अगर 3 है तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे 54 के इक्वल हो जाएंगे। आप यहाँ से ध्यान रखो कि अगर आपके पास एक मेटल है तो उसको आप किसके इक्वल रखोगे 18 के, अगर आपके पास 2 है तो 36 के, अगर 3 मेटल है तो 54 के इक्वल रखोगे। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, देखो ट्वाइस है तो 2 इंटू में 5 आपके पास, प्लस 2 इंटू में 6 प्लस 2। ठीक है,
4x। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, क्योंकि एक के ऊपर 2 चार्ज रहता है तो का ट्वाइस और होल ट्वाइस है, तो होल ट्वाइस का क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2x करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 4x हमारे पास, और किसके इक्वल हो जाएगा, ये 36 के इक्वल हो जाएगा। तो 24 प्लस में 4x इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मीन्स जो कार्बोनाइल है वहाँ पर कितने हैं 3 है आपके। तो इस तरीके से सेम इसी में आप चार्ज भी निकाल सकते हो, जैसे आपके पास क्या हो CO13 x अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप चार्ज भी निकाल सकते हो। सेम इलेक्ट्रॉन काउंट करो 9, ठीक है, 3 इंटू में 2, चार्ज को जो ऐड करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, ये 18, तो x की क्या आ जाएगी 18 माइनस ये कितना हो गया 15, मीन्स 3 चार्ज रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो चार्ज क्या है 3 है, मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा -3 चार्ज हमारे पास आ जाएगा। और अगर ये माइनस में आएगी तो मीन्स क्या रहेगा हमारे पास प्लस चार्ज आएगा, अपोजिट हो जाएगा। जो भी वैल्यू आती है अगर प्लस की आती है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की आती है तो प्लस की हो जाएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप LNCC के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ कार्बोनाइल एटम भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, सेम इसी तरीके से ट्रांजिशन मेटल भी आप पता कर सकते हो कि कौन सी ट्रांजिशन मेटल है आपकी। ठीक है, m की वैल्यू से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, उसको 36 के इक्वल रख दोगे और वहाँ से आपकी क्या आ जाएगी मेटल भी आ जाएगी, आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाएगा। और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू आप क्या देखोगे कि आपकी कौन सी मेटल यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर। देखो कार्बन जो हाई न्यूक्लियर LNC जो है उसी के ऊपर HNCC यूज नहीं हो सकता हमारे पास। ठीक है, मेनली जो बहुत सारे कार्बोनाइल क्लस्टर हैं वो क्या करते हैं, हाई बोरेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर शो करते हैं। हाई बोरेन की अगर हम बात करें तो क्या है BHHN2 नेगेटिव, ये क्या है हमारे पास बोरेन है हमारे पास। देखो अगर हम बात करें बोरेन के अंदर तो हमें पता है कि बोरेन हमारा क्या करता है, देखो जितने भी जो डाई बोरेन्स हमारे होते हैं या बोरेन्स हमारे पास होते हैं, क्या है BH3 यूनिट हमारे पास होती है, या फिर सिंगल आप BH2 में क्या है हमारे पास ब्रीचिंग है, सिंपल यहाँ से देखो BH है आपके पास। अगर हम BH की बात करें तो बोरोन के ऊपर क्या होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक तो हाइड्रोजन, ये तो बॉन्ड बन गया हमारे पास, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन जो BH है वो क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे पास, तो ये बॉन्ड बन गया। बाकी क्या है, मेनली हमें पता है कि बोरेन जो जितने भी जो डाइबोरेन्स या बोरेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्या है कि जो ये 2 है ये तो क्या है BH बॉन्ड को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, उसके अलावा जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, अब ये क्या करेंगे क्लस्टर कंपाउंड को अप्रोच करेंगे हमेशा। ठीक है, और जो क्लस्टर कंपाउंड को अप्रोच करते हैं या फिर बॉन्ड बनाने के बाद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं किसी भी बोरेन के ऊपर वो हमारे क्या कहलाते हैं स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसे फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन हमारे पास। ठीक है, ये तो सिंगल था हमारे पास समझाने के लिए कि क्या है हमारे पास। ठीक है, तो मेनली जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी HNCC के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी कार्बोनाइल क्लस्टर की जो स्ट्रक्चर होती है कि किसी HNCC के अंदर जो स्ट्रक्चर हमारे पास होती है क्लस्टर की वो डिसाइड की जाती है बाय द नंबर ऑफ क्लस्टर इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर decided by number of cluster electrons, और इसमें क्लस्टर इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ से, और अगर आपको निकालना हो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर हम देखें BNHN2 नेगेटिव, तो क्लस्टर स्केलेटन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n+2 रूल हम फॉलो करते हैं। n यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ बोरोन एटम है, जो ये 2n है ये किससे बोरोन के थ्रू हमारे पास आते हैं। ठीक है, और 2 जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एनाइनिक चार्ज से आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है क्लस्टर इलेक्ट्रॉन आएंगे किसी भी कंपाउंड से हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर आप देखो क्या है BH है हमारे पास। ठीक है, BH अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या है 2n
हमारे पास, ठीक है, कोई भी चार्ज यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2n हुआ, सिर्फ हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर चार्ज है तभी 2 करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल 2n करेंगे यहाँ पर। तो क्या है 2n, तो 2 इंटू में n क्या है 1, नंबर ऑफ बोरोन तो क्या है 2, हमारे पास क्या आ जाएंगे स्केलेटन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे हम देखें B6H6 2 नेगेटिव है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2n+2 हमारे पास मीन्स क्या है 2 इंटू में 6 + 2, तो कितने हो गए 14 हमारे पास हो गए। तो देखो 6 तो कहाँ से आ गए, बोरोन, एक बोरोन अगर 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहाँ से हमारे पास, तो 6 कितने करेंगे 12 करेंगे, और 2 हमारे पास कहाँ से आ रहा है चार्ज के थ्रू आ रहा है। तो टोटल जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 14 हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास। क्लियर है चीज़, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो BnHn2 नेगेटिव है ये ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, BnHn से हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो n+1 बॉन्डिंग यहाँ पर क्लस्टर बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और 2n इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं कहाँ से, NBH से हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके अलावा 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन और हैं हमारे पास, और यही वजह है कि जो BnHn2 नेगेटिव है ये क्या है, आयंस जो होता है ये मोर स्टेबल है किससे, BnHn से हमारे पास, ठीक है। तो ये हम बता चुके कि जो किसी की भी जो शेप आएगी क्लस्टर की वो किस पे डिपेंड होती है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होती है। तो जो बोरेन्स हमारे पास होते हैं वो मेनली क्लासीफाई है हमारे पास 5 टाइप के अंदर। आपका एक बोरेन एंड कार्बोरेंस ये एक टॉपिक है, वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा आपका बोरेन्स जो है, ठीक है। बोरेन एंड कार्बोरेंस सेम होता है, सिर्फ कार्बोरेंस में क्या हो जाता है बोरेन के साथ साथ कार्बन भी प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल समझा दूंगी आपको, लेकिन उसके बाद जो नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी इसके। देखो तो बोरेन जो है, बोरेन्स जो हैं वो क्लासीफाई है हमारे पास क्लोजो, सेकंड हमारे पास है नीडो, थर्ड हमारे पास है आर्सेनो, और फोर्थ हमारे पास है हाइफो, एंड फिफ्थ हमारे पास है प्लेडो। तो ये क्या है बोरेन्स की क्लासिफिकेशन है मेनली हमारे पास, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें क्लोजो की, ठीक है, तो क्या है कि जो बोरेन्स हैं जिसके अंदर सभी के सभी कॉर्नर किसके थ्रू ऑक्यूपाइड हैं हमारे पास, बोरोन एटम के ऑक्यूपाइड हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे क्लोजो बोरेन कहेंगे, बोरेन्स, ठीक है। तो जो यहाँ पर जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, BnHn2 नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ वर्टिक्स हैं और नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वर्टिक्स के लिए क्या रहेगा n हमारे पास, नंबर ऑफ वर्टिसेज हमारी किसके n के इक्वल रहेंगी, और नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल रहेंगे n+1 के इक्वल रहेंगे हमारे पास, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर BnHn में 2n+1 हमारे पास बताया था, ठीक है, वो BnHn2 नेगेटिव चार्ज के लिए सिंपल जो बोरेन है उसके फ्रेमवर्क के लिए मैंने समझाया था आपको एनायन फॉर्म में। अब क्लोजो जब आएगा आपके पास तो यहाँ पर आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस रहेंगे हमेशा वो क्या रहेंगे, लेस देन नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, 1 लेस देन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास नीडो। अब देखो नीडो में क्या है, क्लोजो के अंदर सभी कॉर्नर पर क्या है बोरोन है हमारे पास, तो नीडो के अंदर क्या हो जाएगा, नीडो के अंदर क्या हो जाएगा कि एक जो बोरोन एटम है वो रिमूव हो जाएगा एक वर्टेक्स से, ठीक है। तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, नीडो कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। या फिर कह सकते हैं नेस्ट लाइक, जो आपने देखा होगा ना घोंसले टाइप, उस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाती है इसकी, एक वर्टेक्स से हमारे पास रिमूव हो जाता है मेनली, ठीक है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BnHn4n, क्योंकि एक बोरोन हमारे पास हट गया तो चार्ज क्या हो जाएगा, एनायनिक चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। BnHn4 नेगेटिव हम कर सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे BnHn+4 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी वो किसके इक्वल हो जाएंगी, n-2 के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, n+3 के इक्वल हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर देखो नीडो
जर्नल फॉर्मूला BnHn4 नेगेटिव आपका, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेज किसके इक्वल हो जाएगी, n-1 के इक्वल हो जाएंगी, और नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन आपके किसके इक्वल हो जाएंगे, n+2 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। BnHn+4 भी आप लिख सकते। उसके बाद आर्चेनो के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वर्टेक्स से हमने बोरोन को रिमूव किया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वर्टेक्स से हम क्या कर देंगे, बोरोन को रिमूव कर देंगे। तो BHNN6 नेगेटिव या फिर BnHn+6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेज क्या हो जाएंगी, n-2 आपकी, और नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर n+3 आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइफो में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2, तो अब 3 हम रिमूव करेंगे, ठीक है। हाइफो तो जर्नल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BnHn8 नेगेटिव आपका, या फिर BnHn+8 आपके पास। नंबर ऑफ वर्टिसेज किसके इक्वल हो जाएंगी, यहाँ पर आपकी n-3, और नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन आपके n+4 आपके यहाँ पर। उसके बाद क्लैडो आपका क्या हो जाएगा, BnHn10 या BnHn+10 आपका। नंबर ऑफ वर्टिसेज जो रहेंगे किसके इक्वल, n-4, और नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 5 आपका, ठीक है। तो ये आपके हो गए बोरेन्स हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे बाय HNCC, ये आपको पता होना चाहिए। अब HNCC के अंदर आप क्या करोगे, CC से इलेक्ट्रॉन काउंट या स्ट्रक्चर डिटरमाइन कैसे करोगे, ठीक है। इसे हम वेज रूल भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर HNCC ने जो स्ट्रक्चर बताई थी, HNCC के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बताई थी वो किसने बताई थी, वेट्स, और इसे हम क्या कहते हैं, वेट्स रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपके पास काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप, TEC या फिर TVE आप, ठीक है। तो TEC आपकी बुक में TEC यूज किया हुआ है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यूज किया हुआ है, तो आप वो यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो आपके पास अगर कोई भी मेटल है, जैसे एग्जांपल लो OS5CCO15, तो यहाँ पर जो है आपको कार्बन का भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, 4 का, हाइड्रोजन 1 का देता है, नाइट्रोजन 5 का देता है, इस तरीके से आपका, ठीक है। और फॉस्फोरस के लिए भी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये सभी क्या रहेंगे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकेंड में कैलकुलेट पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, PEC आपकी, ठीक है। ये क्या है, PEC आप कैसे काउंट करोगे, सेम TEC जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट थे -n इंटू में 12 आपके पास, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपके पास कैलकुलेट PEC डिवाइडेड बाई 2 आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो PEC डिवाइडेड बाई 2 है, अगर ये किसके इक्वल रहे, n-1 के इक्वल रहे, तो आपकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या रहेगी, सुपर क्लोजो आपकी। PEC डिवाइडेड बाई 2 अगर किसके इक्वल रहे, n के इक्वल है, तो वो आपकी क्या रहेगी, हाइपर क्लोजो, ठीक है। और ये क्या रहे, n+1 अगर आपके पास है तो क्या आएगी, क्लोजो। n+2 अगर आपके पास है तो क्या होगी, निडो। n+3 अगर आपके पास है तो ये क्या रहेगी, आर्सेनो। और यहाँ पर n+ अगर 4 होगी तो क्या रहेगी, हाइफो। और अगर n+5 आपकी है तो क्या रहेगी आपकी, क्लैडो,
ठीक है। देखो वेज रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन काउंट या इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आपको अगर किसी भी कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करनी होगी तो आप इनका यूज करोगे हमेशा, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा वेट्स-मिंगो रूल जो है आपके पास, ठीक है, वहां पर आप क्या यूज करोगे, इन टर्म का यूज करते हैं, जो क्या है बोरेन्स और कार्बोरेन्स की अगर हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करनी हो तो हम इन टर्म्स का यूज करते हैं, और जब हमें सिंपल वेट रूल से हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करनी है तो वहां पर हम इन से करते हैं, जो क्या है आपके पास n+1 n+2 आपके पास क्या थे, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था HNCC के अंदर जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन की जाती है वो प्योरली किससे डिसाइड की जाती है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन से डिसाइड की जाती है, तो यहाँ पर हम इसको कंसिडर करेंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, RH6CO16 है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करने थे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने थे, तो क्या करेंगे, देखो 6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9 होते हैं RH के पास, प्लस 16 एक कार्बोनाइल कितने करता है, 2 करता है, तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे आपके 86 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट PEC किसके इक्वल था, TEC 86 माइनस क्या है n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ मेटल हमारे पास 6 इंटू में 12 आपके पास, तो ये कितना हो गया 86 माइनस 72 आपके पास कितना आ गया 14 आपके पास हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, PEC डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कितना है 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 7। देखो अब हमारे पास क्या है n यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मेटल, तो n यहाँ पर करेंगे तो क्या है 6, लेकिन कितना है PEC हमारा 7, तो यहाँ पर तो आएगी नहीं। अब यहाँ पर क्या है n+1 मीन्स 6+1 तो किसके इक्वल हो गया 7 हो गया, मीन्स हमारी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी यहाँ पर क्लोजो हमारे पास हो जाएगी। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल इसका देख लो, OS5CCO15 आपके पास है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो जाएंगे 5, टोटल वैलेंस कितने 8, प्लस कार्बन के पास कितने होते हैं 4, प्लस 15 इंटू में 2 तो कितने हो गए 74 आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे PEC निकालेंगे, कितने हैं 74 माइनस में कितना है 5 इंटू में 12, तो ये कितने हो जाएंगे 74 माइनस में 60 40 आपके पास, PEC डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 14 डिवाइडेड बाई 2 कितने आ गए 7। अब देखो कितना है 5 तो क्या हो जाएगा n+2 आपके पास, और n+2 अगर आपके पास है तो n2 प्लस किस में रहती है आपकी नीडो के अंदर रहती है, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी यहाँ पर नीडो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकालोगे। अगर किसी के ऊपर चार्ज दे रखा है तो उसको भी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट के अंदर हम ऐड कर देंगे, -2 है तो +2 हो जाएगा, +2 है तो -2 चार्ज की तरह काउंट हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये। तो ये आपका था HNCC हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं वेट्स-मिंगो रूल हम बोलते हैं। तो ये आपके क्या थे ऑर्गेनोमेटेलिक क्लस्टर थे, ठीक है। इनऑर्गेनिक मेटल क्लस्टर हमारे हैं वो हम आगे करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास है कैपिंग रोल। आप HNCC के अंदर ये वाली जो टेबल है ये लर्न कर लीजिएगा, मैं इसका फ़ोटो आपको डाल दूँगी वैसे ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन काउंट के थ्रू आप किसी भी जो क्लस्टर कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है वेट्स-मिंगो रूल है हमारा, वेट्स-मिंगो रूल आप कह सकते हो, ठीक है। बुक में आपकी वेट्स-मिंगो रूल से है तो आपका वेट्स-मिंगो रूल हो जाएगा। वेट्स ने ये दिया था मेनली, ठीक है, और मिंगो ने भी यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें इस टेबल के अंदर तो हमारे पास है n-1 और n हमारे पास, ये है सुपर क्लोजो और हाइपर क्लोजो, ठीक है। मेनली हम क्या कह रहे हैं हमारे पास कि जो HNCC है हमारे पास उसमें क्या था हमारा जो n है वो क्या है ग्रेटर देन हमारे पास 4 हमने लिया था मेनली, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाए हमारे पास, क्योंकि हम n के ऊपर वैल्यू हमारी जो स्ट्रक्चर है मेनली वो डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ n के ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि अगर जो मेटल है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास n की जो वैल्यू है मीन्स जो n की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है PEC से आ रही है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट है वहाँ से आ रही है हमारे पास, ठीक है। अगर ये वैल्यू जो है PEC की जो वैल्यू है हमारी वो किसके इक्वल हो जाए
वो इक्वल हो जाए, PEC जो है वो लेस देन रहे एंड इक्वल रहे किसके, N के, तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कैपिंग रूल दिया क्यों गया था, मेनली HNCC के अंदर अगर PEC की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू अगर N हो जाए, N क्या है, नंबर ऑफ मेटल है आपके पास, तो यहाँ पर मेनली जो कैपिंग प्रिंसिपल है उसके दो पॉइंट है। एक फर्स्ट है हमारे कि अगर हमारे पास क्या है, जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर रहे मेटल के एटम की, मीन्स जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन को मैं S से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर और मेटल को M से, ये किसके इक्वल हो, अगर मेटल के इक्वल हो हमारे पास, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कैपिंग रूल फॉलो होगा। दूसरा, अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जो मेटल एटम है वो क्या रहे, ग्रेटर देन स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है, अगर जो मेटल है वो ग्रेटर देन किसके रहे, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कैपिंग रूल रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन मेटल है, तो वहाँ पर हम सिंपल HNCC के थ्रू स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है हमारे वो लेस देन और इक्वल टू रहे मेटल एटम से, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिंग रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मेनली कैपिंग रूल में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि जो एक या एक से ज़्यादा मेटल जो है वो क्या कर देते हैं, एक ट्रायंगल जो बेसिक पॉलीहेड्रल होता है उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर फेस के ऊपर हम डाल देते हैं। ठीक है, और वो क्या कर देता है, एज ए कैप की तरह वहाँ पर काम का, हमेशा ध्यान रखना पॉलीहेड्रल के ट्रायंगुलर फेस के ऊपर ही डालेंगे हम कैपिंग हमेशा हमारे पास। ठीक है, और जो कैप जो ग्रुप जिसको हम इस तरीके से अरेंज करें उसको हम क्या कहेंगे, कैपिंग एटम हम बोलते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कैपिंग करते हैं किसी भी क्लस्टर कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड में, तो जो PE स्केलेटन इलेक्ट्रॉन जो है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है उसके ऊपर कभी भी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है अप टू 12 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। ठीक है, तो ये मेनली था हमारे पास कैपिंग रूल हमारे पास। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे OH6CO7 हमारे पास, अगर हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें इसका तो कितना आता है, 84 आता है, तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो कितना आया, 6 आया, मीन्स ये क्या है, हमारे स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है। स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6 आए, और मेटल कितनी है, 6 है, मीन्स दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हमारा क्या रूल आएगा, कैपिंग रूल आएगा यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, देखो कैपिंग रूल है हमारे पास, N के इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल क्या था, क्लोजो था वर्टेसिस, अगर नंबर क्लोजो के अंदर नंबर ऑफ वर्टेसिस निकालने के लिए हमने क्या किया था, N-1 हमने किया था वहाँ पर, या सिंपल आप रखना यहाँ से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ वर्टेसिस निकालोगे, और क्या करोगे आप कि जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है उसमें से आप -1 करोगे, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगी उस क्लस्टर कंपाउंड की। तो यहाँ से क्या है, SPEC जो है हमारा डिवाइडेड बाई 2 था, तो S क्या है, 6 है, -1, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 5, और 5 के लिए हमारे पास क्या रहती है, TBP स्ट्रक्चर रहती है। इस तरीके से ये आपकी मोनोकैप्ड है, इस तरीके से ये एक ट्रायंगुलर फेस है, तो इसके ऊपर क्या होगा, आपकी एक कैपिंग हो जाएगी। सेम इसी तरीके से बाई कैप्ड हो सकता है, उसमें क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल अरेंज होगा और फिर ट्रायंगुलर फेस के ऊपर 2 कैपिंग हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे ओस्मियम का है, ओस्मियम 7 कार्बोनिल 21 हमारा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 98 हमारे पास आ गया। उसके बाद पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, क्या आया हमारे पास 14, PEC डिवाइडेड बाई 2 7, मीन्स स्केलेटन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ गए, 7, मेटल भी कितनी है, 7 है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्टेसिस निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आ गई 7 - 1 हमारे पास 6, मीन्स क्या आएगी हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। मीन्स क्या हो रहा है, एक हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर कैप बन रही है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको कैप का ना पता चले तो आप क्या करना कि जो बेसिक वर्टेसिस निकालने के बाद जो आया है 6 आया है, और हमारे पास क्या करना है, मेटल -S हमारे पास। ठीक है, S-1 आप कर लेना, तो इससे जो भी डिफरेंस आएगा उतनी ही आपके पास क्या रहेगी, नंबर ऑफ कैप वहाँ पर रहेगी। क्लियर है ये, जैसे यहाँ पर देखो, ओस्मियम का ही है, 8 2 नेगेटिव चार्ज है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कितने आएंगे, 110 आएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, PEC डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ पर, पहले आप पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालोगे। ठीक है, 14 आएंगे, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और S आपका स्केलेटन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, 7, और मेटल कितनी है, 8, मीन्स जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन क्या है, मेटल आपके पास, तो क्या होगा, कैपिंग रूल लगेगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले बेसिक अगर हम क्लस्टर कंपाउंड की देखें तो क्या है, M-1 करेंगे हम, S मीन्स ये क्या बनेगा,
बनेगा, सुपर क्लोजो बनेगा, क्योंकि देखो 8 के लिए जो हमने क्या किया था HNCC के अंदर जो किया था हमारे पास n-1 हमारे पास, तो ये क्या है सुपर क्लोजो हमारा मेटल में से, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस निकालेंगे, तो क्या है S-1, S आपका क्या है यहाँ पर 7 है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 - 1 कितने हो गए 6 हो गए, आपके पास क्या आ गया ऑक्टाहेड्रल आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको कैपिंग देखनी है कि कितनी कैपिंग आपकी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो मेटल का और क्या करोगे आप, इस जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है हमारे पास उसका डिफरेंस निकालोगे, और जो डिफरेंस आएगा वही आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, नंबर ऑफ कैपिंग आपके पास रहेगी। तो सिंपल क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल आपका कंपाउंड है और उसके ऊपर जैसे ये आपका ऑक्टाहेड्रल था तो यहाँ पर क्या है 2 कैपिंग होगी, तो एक कैपिंग इस तरफ आ जाएगी आपकी यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका था कैपिंग रूल यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जेंटल आयन। देखो मेनली क्या है, जितने भी जो मेन ग्रुप एलिमेंट के जो आयनिक क्लस्टर होते हैं, ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट, देखो जेंटल आयन में हमारे पास क्या होता है कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट के आयनिक क्लस्टर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं द आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट मीन्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो आयनिक क्लस्टर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, जेंटल आयन कहेंगे, आयन हम कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल ले तो क्या हो गया, बिस्मथ Bi5 3 नेगेटिव हो गया, Pb5 2 नेगेटिव हो गया, तो ये हमारे पास क्या है जेंटल आयन है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, नेक्ड क्लस्टर भी कहते हैं, नेक्ड क्लस्टर। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई भी लीगैंड नहीं होता, नो लीगैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या है, टेबल है आपके पास, मेन ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप क्लस्टर, और यहाँ पर है स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। अगर आपके पास क्या रहे 4n+2 है आपके पास, तो आपके पास क्या रहेगी क्लोजो, 4n+4 है तो आपकी क्या रहेगी नीडो, 4n+6 है तो आर्सेनो, ठीक है। और अगर 4n+8 है तो आपकी क्या रहेगी हाइपो। जो यहाँ पर n है, ये n आपका क्या है, नंबर ऑफ मेटल इन क्लस्टर, मेटल इन क्लस्टर, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे आपके पास क्या है Pb5 2 नेगेटिव का आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, TVE हम यहाँ पर काउंट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या होता है हमारे पास, n क्या है 5 है हमारा, Pb के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, तो +2 मीन्स कितना हो गया 22। अब इस 22 को आप यहाँ पर रखो कि आपके पास क्या आए, देखो n की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, अगर आप 4n+2 करते हो, n क्या आपका 5, तो 4 इंटू में 5+2 आपके पास कितना आता है 22। तो मीन्स यहाँ पर भी क्या है आपका 22, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी यहाँ पर क्लोजो हो जाएगी आपकी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो SN9 4 नेगेटिव की अगर आप देखो, तो देखो यहाँ पर क्या है TVE हम निकालेंगे, M मेटल क्या है, N की वैल्यू क्या है 9, SN के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, चार्ज कितना है -4, तो क्या हो जाएगा +4, तो कितने हो गए 49। अब इस 49 को यहाँ पर डाल के देखो फिर से, अगर मेटल कितनी है 9, 4 + 9 + 2 कितने हो गए आपके पास 47, लेकिन ये कितने आ रहे हैं 49, तो क्या होगा नेक्स्ट में रखोगे आप 4 इंटू में 9 + 4 45 + 4 कितने हो गए 49, मीन्स आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी यहाँ पर नीडो हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आप जेंटल आयंस की स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेज मिंगो रूल,
रूल इन बोरेन एंड आपका किसमें हो जाएगा, कार्बोरेंस में। देखो ट्रांजिशन मेटल में हमने वेज-मिंगो रूल हमने पढ़ लिया था, HNCC के अंदर हमने स्ट्रक्चर डिटरमाइन की थी। यहाँ पर हम वेज-मिंगो रूल से ही बोरेन और कार्बोरेन जो है उनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो उसी टेबल में यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, N+1 N+2 करके और फिर वहाँ से देख रहे थे। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके पास अगर आपके पास सिस्टम क्या है BNHN 2+ है तो आपका क्या रहेगा यहाँ पर सुपर हाइपर क्लोजो या फिर कह सकते हो सुपर क्लोजो BNHN आपके पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपर क्लोजो हो जाएगी आपकी स्ट्रक्चर। BNHN 2 नेगेटिव अगर आपके पास है तो क्या हो जाएगी, क्लोजो। BNHN 4 नेगेटिव अगर आपके पास आता है तो क्या हो जाएगी, नीडो। एंड BNHN 6 नेगेटिव तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर्चेनो। और उसके बाद BNHN 8 नेगेटिव, हाइपो, ठीक है। और इसी में आपकी अगर BNHN ये क्या हो जाए 10 नेगेटिव तो आपके पास क्या हो जाएगी, क्लेडो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होंगी आपके पास। अब आपको करना कैसे, जैसे आपके पास कोई भी बोरेन्स दिया है, क्या है आपके पास B2H6 है आपके पास, और यहाँ पर आपको पूछे कि आप इसकी स्ट्रक्चर बताओ। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है कि बोरेन और हाइड्रोजन के नंबर को इक्वल करो। क्या है, जैसे इसको डिवाइड करो, BH6 है हमारा तो इसको हम क्या कर सकते हैं H2 इंटू में H4 हम कर सकते हैं इस तरीके से हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो गया, अब देखो H4 है हमारे पास, अगर हम इसको निकालेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, 4 नेगेटिव। तो इसे लिख सकते हैं B2H2 हमारे पास 4 नेगेटिव हम लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो क्या है BNHN 4 नेगेटिव, और 4 नेगेटिव किस में होता है हमारा, नीडो के अंदर। तो B2H6 की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, नीडो हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर B4H10 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले नंबर इक्वल करोगे तो B4H4 इंटू में H6 आप कर सकते हो। तो B4H4 ये 6 हम निकालेंगे तो 6 नेगेटिव हो जाएगा, और 6 नेगेटिव आपका कहाँ पर आता है, आर्चेनो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बोरोन्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो। क्लियर है। एक देखो यहाँ पर B5H8 आपके पास नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। सबसे पहले B5H5H3 आप करोगे यहाँ पर, और नेगेटिव चार्ज आपको क्या करने हैं, 3 आयंस यहाँ से रिलीज करने हैं आपको, ठीक है। 3 आयंस अगर रिलीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -3, और -1 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, -4। तो B5H5 4 माइनस, तो 4 माइनस किस में होता है, नीडो के अंदर। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, नीडो हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट आपके पास क्या हो, अगर कार्बोरेंस हो। कार्बोरेंस क्या होते हैं मेनली, जिसमें हमारे पास कार्बन भी प्रेजेंट हो, ऐसा बोरेन जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट हो। जैसे अगर एग्जांपल लें C2B10H12 आपके पास, तो ये आपका क्या हो गया, कार्बोरेन हो गया। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं मेनली कि जो कार्बन है, देखो बोरेन BH है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो बोरोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 4, तो टोटल कितने हो गए, 4। कार्बन में अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, मीन्स हमारे पास जो कार्बन है वो क्या होता है, सिमिलर होता है हमारे पास BH की, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि जो कार्बन है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, BH से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसे किससे कर सकते हैं, BH2 से कर सकते हैं। ऑक्सीजन अगर हो तो इसे किससे कर सकते हैं, BH3 से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि रूल हमारा क्या है, BNHN की
फॉर्म के अंदर हमें स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मेन ग्रुप एलिमेंट है, अदर मेन ग्रुप का जो एलिमेंट अटैच है, उसको हम क्या करेंगे, बोरोन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले, और उसके बाद फिर उसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। तो जैसे अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पर क्या है, C2BH10H12 है हमारे पास। अब क्या करोगे, देखो कार्बन जो है, एक कार्बन किसके सेम होता है, BH के सेम होता है। तो यहाँ पर क्या है, C2 है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, BH की ट्वाइस हमारी B10H12 हमारे पास। क्लियर है। हम इसे यहाँ पर क्या, 10 ये है, 2 ये हो जाएगा, तो क्या हो गया B12 और H कितने हो गए, 14 आपके पास, ठीक है। अब इसे क्या करोगे, रिप्लेस, सेम फिर से जो हमने बोरोन में किया था, B12 इंटू में H12 इंटू में H2 आपका। तो यहाँ से H2 को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा, B12 इंटू में H12 2 माइनस, और 2 माइनस आपकी कहाँ पर होती है, क्लोजो के अंदर। तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, इसकी क्लोजो स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लीजिए, C2B3H7 आपके पास। तो ये आपका क्या हो गया, C है, तो इसको क्या करोगे, BH की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो गया, BH की ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है, B3H7 आपके पास। अब इसे क्या करोगे आप, कितना हो गया ये, टोटल B5 हो गया आपके पास, और H कितना हो गया आपका, 9 आपका यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसे आप क्या करोगे, सेम कर लोगे, B5 इंटू में H5 इंटू में कितना हो गया, H4 हो गया आपके पास, H4 बाहर निकल जाए, 4 नेगेटिव, तो B5H5 4 नेगेटिव, और 4 नेगेटिव आपका किस में होता है, नीडो के अंदर होता है आपका। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। नेगेटिव चार्ज अगर जहाँ आता है तो नेगेटिव चार्ज उसी में ऐड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो वेट्स-मिंगो रूल है वो कंप्लीट होता है। HNCC के अंदर आपके पास बोरेन एंड कार्बोरेन एंड ट्रांजिशन मेटल, इनके स्ट्रक्चर हम वेट्स-मिंगो रूल से निकालते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम आइसोलोबल एनालॉगी पढ़ेंगे, कार्बाइड क्लस्टर हमारे पास, मिंगो रूल हमारा, ठीक है। और उसी के साथ हम आइसोलोबल एनालॉगी के अंदर मेन ग्रुप और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर रिलेशनशिप देखेंगे हमारा। थैंक यू।